बरोबर नाही त्यांचं समजेल. साहब आपका परिचय दीजिए। रवि चाणक्य, नेशनल न्यू इंडिया नेशनल प्रेसिडेंट। साहब आप पिछली मर्तबा अहमदाबाद के दौरे पे आए थे और पूरे हिंदुस्तान के दौरे पे जाने वाले थे 200 कुछ जिलों में बेरोजगारी के खिलाफ। तो आपने दौरा किया तो क्या महसूस किया और आपको किस रणनीति से आप काम कर रहे हैं? देखिए, पिछली बार अपने लोगों ने एक संकल्प लिया था कि लगभग 276 जिलों के अंदर में प्रवास करेंगे 4 महीनों के अंदर में। सारे जनपदों के अंदर में प्रवास करने के बाद एक बात तो अच्छी लगी कि पूरे देश का युवा कुछ करना चाहता है। और हम लोगों ने 2 विकल्प रखे हर युवा के सामने कि आपको नौकरी देने वाला बनना है या नौकरी लेने वाला बनना है। तो लगभग 100% युवाओं ने हाथ उठाए कि साहब हमको नौकरी देने वाला बनना है। तो हमने कहा नौकरी देने वाला अगर बनना है तो स्वाभाविक रूप से MBA MTech करने के लिए तो आपको बहुत समय चाहिए 5 साल, लेकिन इमीडिएट आप किसी न किसी अच्छी छोटी मोटी इंडस्ट्री या किसी व्यापारी के यहाँ नौकरी करो 1 साल 2 साल के लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करो। ट्रेनिंग करने के बाद जिस दिन आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाए कि साहब हम ये काम सीख गए हैं, आप तत्काल हमारे यहाँ हमने जो नेशनल इंडस्ट्री एंड ट्रेड फोरम के प्रेसिडेंट है अपने उमेश भाई कनौजिया जी, उनको हमने इसका प्रमुख बना रखा। हमने कहा आप संपर्क करो, आपको विदाउट किसी गारंटी के जिला उद्योग केंद्र MSME मंत्रालय के द्वारा आपको लोन उपलब्ध कराएगा। और लोन उपलब्ध बहुत बड़ा लोन नहीं लेना, आपको 25 करोड़ 50 करोड़ कुछ नहीं ना, आपको 50 लाख लेना। सामान्य से लोन से आप काम स्टार्ट करो और ये सोच के करो कि ये लोन है। आज अगर हम 5 लाख ले रहे हैं या 10 लाख ले रहे हैं तो हम 50 लाख गवर्नमेंट को देने की ताकत पैदा कर लें, इतना हम कमाएं और इतनी मेहनत करें। तो लगता है कि लगभग 100% देश के अंदर में युवा आज कुछ करना चाहता है और उसके अंदर में दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प है। और अपने को लग रहा है कि सेकेंड लॉकडाउन के बाद में जिस तेजी से युवा उठा है, कहीं न कहीं सकारात्मक रिजल्ट मिल रहा है। और एजुकेशन, चिकित्सा और एजुकेशन और मेडिकल, इसके अंदर भी काफ़ी भ्रष्टाचार देखा गया है। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, वास्तव में देश आज वास्तव में संक्रमण काल से गुजर रहा है। पूरे देश को चिकित्सा माफियाओं ने और शिक्षा माफियाओं ने जकड़ रखा है। आज इतना बड़ा ट्रैप बन गया है शिक्षा का क्षेत्र और चिकित्सा का क्षेत्र कि लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं कि साहब डेली हाथ धुलते रहो, नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो साहब जान से हाथ धुलोगे, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो रुपए से हाथ धुलोगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब लोगों के मन में इतना डर भरता जा रहा है कि आप इसकी मजाक देखिए कि कोविड हुआ लोगों को। कोविड के अंदर में गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी हुई कि साहब आपको जिंकोविड लेनी है, एजिथ्रोमाइसिन लेनी है, लिम्सी लेनी है, पैरासीटामॉल लेना, पेंटोसिड लेना, यानी मल्टीविटामिन लेनी। ठीक है, ये टोटल जो मेडिसिन थी वो 1000 रुपए की बन रही थी। ये टोटल मेडिसिन 1000 रुपए की, लेकिन गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों ने 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए बिल बनाया कि कौन सी मेडिसिन कौन सा ट्रीटमेंट किया तुमने कि गरीब आदमी को 1 लाख 10 लाख रुपए का चूना भी लगा और जान भी हाथ से गई। तो भारत सरकार से बार बार हम करबद्ध निवेदन आज से नहीं लगभग 20 सालों से निरंतर कर रहे हैं कि सब शिक्षा के क्षेत्र पे भी हमारा नियंत्रण होना चाहिए और चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारा नियंत्रण होना चाहिए। आपको याद होगा पहले डॉक्टर गलियों में बैठते थे, क्लिनिक में बैठते थे, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे कि जाओ साहब आप मेडिकल स्टोर पे दवाई ले लो। आज क्या हो गया? वही डॉक्टर अपना हॉस्पिटल भी चलाता है, मेडिकल स्टोर भी चलाता है और प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और साथ में इतने टेस्ट लिख देता है कि जिस टेस्ट की आपको आवश्यकता नहीं। परिणाम क्या निकला कि वो
टोल नाका की तरीके से ऐसा बन गया कि आज देश की जनता शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बर्बाद होती है। शिक्षा का क्षेत्र आप देख रहे हैं, भारत के अंदर में 2 प्रकार की शिक्षा हो गई। एक मिडिल क्लास और सामान्य परिवार के लोगों के लिए हो गई कि वो सामान्य परिवार का व्यक्ति प्राइमरी स्कूल और छोटे मोटे स्कूलों में, गवर्नमेंट के स्कूलों में जाता है। एक हो गई बड़े नेता, बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं। अपने लोगों का मानना है कि चाहे गवर्नमेंट का क्षेत्र हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो, 2 क्षेत्रों से ही लोग भ्रष्टाचार करते हैं। नंबर 1 शिक्षा के लिए, नंबर 2 चिकित्सा के लिए। इसलिए कि साहब हमारा बेटा पैदा होगा कहाँ पढ़ेगा, बेटी पैदा होगी कहाँ पढ़ेगी, दूसरा कल को हम बूढ़े हो गए, हमें कल को किडनी कैंसर बीमारी हो गई, तो हमारा ट्रीटमेंट कहाँ होगा, और हमारे पास अगर रुपया नहीं हुआ। तो 2 चीज़ों के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। नंबर 1 बच्चों को पढ़ाने के लिए, नंबर 2 अपने बुढ़ापे के सहारा और ट्रीटमेंट के लिए। आपने एक संकल्प और लिया था, भिखारी मुक्त हिंदुस्तान, तो उस हिसाब से आपने एक प्रोजेक्ट बनाया था। क्या प्रोजेक्ट? बहुत सकारात्मक उसका मिला है। देश के अपने इस समय 738 जिलों के अंदर में हमने उसका प्रयास चालू किया है। तो 2 चीज़ें पाई है कि देश के अंदर में 2 प्रकार से लोग भीख मांगते हैं। एक मजबूरीवश, जिनको अपने स्वजन घर से निकाल देते हैं या उनके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो गई होती वो, और एक प्रोफेशनल। भिखारी मुक्त भारत से बहुत बड़ा अपने को इन 4 महीनों में स्टडी करने के बाद में मालूम हुआ कि बहुत बड़ा पुण्य मिलने वाला है राष्ट्र के निर्माण का। कि आज अगर हम भिखारी मुक्त भारत का संविधान भारत में बनाते हैं तो उससे लाभ यह होने वाला है, सबसे पहला कि जो छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों से बच्चों को लोग अपहरण करते थे, गायब करते थे। क्यों? क्योंकि बड़े सेलिब्रिटी के और बड़े नेता, बड़े अधिकारियों के बच्चे का अपहरण करने का मतलब है कि पुलिस, STF, ATS एक्टिव हो जाएगी, इनकाउंटर हो जाएगा अपहरणकारी। लेकिन झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को लोग उठा लेते हैं ना। उनकी बेचारों के गरीब बच्चों, गरीब परिवार के लोगों की इतनी हैसियत होती कि वो बार बार पुलिस थाने जा करके बात कर पाएंगे, और ना ही पुलिस इतना इंटरेस्ट लेती है, दुनिया जानती। तो क्या होता था, उनको जन्म जन्मांतर के लिए विकलांग बना दिया जाता, अर्थात दिव्यांग। कहीं हाथ काट दिए, कहीं अंधा कर दिया, कहीं जीभ काट दी, और फिर लाइफ टाइम के लिए उनको भिखारी बना करके भिखारी गैंग उनका प्रयोग करते थे। एक तो छोटे छोटे बच्चों का अपहरण रुक जाएगा। दूसरा है कि प्रोफेशनल जो भिखारी है, जो एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ है, देश की युवा एनर्जी है, उसको कहीं राष्ट्र के निर्माण में हम काम में लगा सकते हैं। जब यह संविधान बन जाएगा तो उनको मजबूरी बस कहीं न कहीं अच्छा काम करना पड़ेगा। साथ में अब आता है जो मजबूरी में भीख मांगते हैं, उनके लिए हमने कहा आप करोड़ों रुपए, सैकड़ों हजारों कुंटल आप गेहूं, धान, चावल सब फंड देते हो पंचायतों को। आप कुछ नहीं, एक छोटी छोटी सी पंचायत के अंदर में हारा हुआ सरपंच, जीता हुआ सरपंच, सारे सब मिला करके आप एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दो, ताकि विरोधी और पक्ष के दोनों के लोग रहेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। वो मॉनिटरिंग कमेटी बना करके एक छोटी सी अन्नपूर्णा रसोई चला दो कि कोई भी व्यक्ति अनाथ है, असहाय है, पीड़ित है, अगर कोई है व्यक्ति जिसको रोटी की आवश्यकता, तो 2, 4, 10 लोगों का भोजन वहाँ बनता है तो भोजन कर सकते हैं, और रात में रुकना है तो वहाँ रुक सकते हैं। तो क्या होगा, रोटी भी मिलेगी, रोटी के साथ साथ अनाथ असहाय व्यक्ति अगर कोई रोड से निकल रहा है, कोई गांव का है, उसको सहारा भी मिलेगा। तो भिखारी मुक्त भारत से हमें 3 प्रकार से फायदा होगा। नंबर 1, छोटे बच्चों का अपहरण रुक जाएगा। नंबर 2, जो युवा लोग जो प्रोफेशनल इस तरीके से करते हैं, उनकी एनर्जी को हम डंडे की दम पर, संविधान और कानून की दम पर हम राष्ट्र के निर्माण में काम लाएंगे। और नंबर 3, वास्तव में जिनको जरूरत है सहयोग की, उनको सहयोग समाज भी करेगा, सरकार भी करेगी और पंचायतें करेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, पंचायत के अंदर में सारे हारे हुए, जीते हुए, पूर्व और वर्तमान निवर्तमान जितने भी सरपंच हैं, उनकी जब मॉनिटरिंग कमेटी रहेगी तो करप्शन भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्लस माइनस का जब तार जुड़ता है तो कहीं न कहीं हमारी MCV डाउन होती है। अर्थात सारे जब हारे हुए, जीते हुए सरपंच रहेंगे तो कोई भी एक दूसरे को भ्रष्टाचार नहीं करने देगा।
इसलिए इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर में लगभग इस समय 28 लाख के लगभग भिखारी होगा, जो प्रोफेशनल है, मजबूरी से नहीं है, प्रोफेशनल है। और 28 लाख लोगों को आप राष्ट्र के निर्माण में आप जोड़ सकते हैं।